वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी 182 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे ऑलरेडी। यह है टेस्ट नंबर 183। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे साइंस के क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल, सल्फर आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए किसका यूज़ होता है? शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है और होता है किसका? सिल्वर आयोडाइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। और आमतौर पर जो है क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड एवं शुष्क बर्फ़ जैसे तत्व प्रयोग किए जाते हैं। क्या होती है शुष्क बर्फ़? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों में छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना जो है प्राकृतिक बर्फ जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मूत्राशय में प्रायः नाक में चुभने वाली गंध आती है, क्या है इसका कारण? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया। देखिए, इसका कारण है अमोनिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस है और रंगहीन है। और अभी हाल ही में अगर इसको करंट से करंट से जोड़ें तो दिल्ली में जो है अमोनिया जो नॉर्मल से 0.5 ppm होना चाहिए पानी में, यमुना नदी के पानी में, वो 3 ppm चला गया है। बहुत ज़्यादा है, कम से कम 6 गुना। तो अभी न्यूज़ में थी यमुना दिल्ली में जो है अमोनिया काफ़ी बढ़ गई है। दिल्ली के पानी में 3 ppm हो गई है, दिल्ली में यमुना नदी के पानी में। तो देखिए, इस प्रकार की गंध का मुख्य कारण अमोनिया है। और मूत्र के मुख्य संघटक अगर देखे जाएं तो पानी 95% होता है, उसमें सोडियम होता है 0.4%, अमोनिया 0.05%, फॉस्फेट होता है 0.6%, यूरिया 2% होता है और शेष क्रिएटिन, सल्फेट और क्या होता है यूरोब्लिनोजन। तो सबसे ज़्यादा वाटर ही होता है इसमें। अमोनिया होती है 0.05%। लेकिन बाहित मल, कूड़ा कचरा, करकट, ये सब लंबे समय तक पानी में मिलते रहते हैं तो क्या अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है उससे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु पता होगा आपको सबको, टाइटेनियम है इनमें। तो देखिए, अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना तक हल्की और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें काफ़ी जंग नहीं लगती। इसमें कभी जंग नहीं लगती, कभी कभी जंग नहीं लगती इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में यूज सोडियम को तो करेंगे नहीं, सिलिकॉन भी नहीं है, ग्रेफाइट भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस। तो आमतौर पर माचिस की तीली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है और इसके एक सिरे पर फॉस्फोरस युक्त पदार्थ का लेपन किया जाता है। और माचिस की तीलियों के सिरे पर फॉस्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इन तत्वों में से कौन सा वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही जलने लगता है, वो मतलब द्वीप्त हो जाता है, इसलिए उसको रखते हैं केरोसिन ऑयल में? क्या है उसका आंसर? श्वेत फॉस्फोरस। क्या है? हाँ, केरोसिन ऑयल में तो सोडियम को रखते हैं ना। इसका उत्तर तो सफ़ेद फॉस्फोरस है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अंधेरे में सफ़ेद फॉस्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं जिसकी गंध जो है लहसुन जैसी होती है। और वायु से बचाने के लिए सफ़ेद फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण ताप पर वह वायु में जो है स्वतः जलने लगता है, आग पकड़ लेता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना इसको,
सफ़ेद फॉस्फोरस को रखते हैं हम पानी में, और सोडियम को रखते हैं हम मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में। इनको इंटरलिंक मत कर देना, अलग अलग हैं ये दोनों, वो अलग अलग चीज़ों में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्यों के रूप में यूज़ होने वाले तत्व हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। और शुष्क सेल में जस्ते की एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर मतलब अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। अब देखिए, इसमें कार्बन की एक छड़ जो है एनोड का कार्य करती है, और जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन जो है कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी मतलब शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? देखिए, शुष्क सेल जो होती है, जो आप बैटरी मोबाइल सेल वेल में डालते हो, रिमोट वगैरह में, अपने टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट, जो तो क्या होती है वो शुष्क सेल ही तो होता है एक तरह से देखा जाए। उसमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रासायनिक ऊर्जा होती है फिर उसमें। तो रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है प्राथमिक सेल या बैटरियां। शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर बनी है। नंबर आ जाइए 8 पर। लिथोट्रिप्सी क्या है? पत्थरों पर लिखने की कला है। गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, कार्बनिक विधि से पत्थरों या चट्टानों की आयु का ज्ञात करना, और गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। देखिए, ये लिथोट्रिप्सी है। लिथोफाइट्स मत समझ लेना इसको। लिथोफाइट्स होते हैं जो ऐसे पादप जो चट्टानों पर उगते हैं। लिथोट्रिप्सी हो जाएगा यहाँ पर गुर्दे की पथरी किरणों के द्वारा तोड़ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लिथोट्रिप्सी एक ऐसी चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय और मूत्राशय की थैली आदि में स्थित जो पथरी होती है, जो स्टोन होती है, उसको तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। फिलाटेलिस्ट एक तरह से एक वन वर्ड भी हो सकता है, इसको इंग्लिश ग्रामर में पूछ लेते हैं। है क्या फिलाटेलिस्ट का काम क्या है, क्या करता है वो? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है, फिर पंख जमा करता है। सिक्के, इसको न्यूमिस्मैटिक्स करके कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा अपना? फिलाटेलिस्ट बी हो जाएगा, बी, डाक टिकट जमा करने वाला। तो फिलाटेलिस्ट जो है वो डाक टिकट संग्रहण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक का नाम सभी को पता होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है आनुवांशिकता के पिता? ग्रेगर जॉन मेंडल। और हुआगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तनवाद का पिता कहा जाता है। और नेचुरल सिलेक्शन दिया था चार्ल्स डार्विन ने, याद रखिएगा। तो आनुवांशिकता की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने 7 वर्षों तक जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। इनके 3 नियम हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बायोलॉजी से अगर किसी ने 10th 11th 12th किया होगा तो पता होगा आपको, मतलब 11 12th किया होगा तो। नंबर 11 पर आ जाइए। जैव कोशिका का कौन सा भाग है जो पावर हाउस कहलाता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये तो हर एग्जाम में पूछा गया पालतू प्रश्न है एक। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतुओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहा जाता है। और श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के, एक चीज़ ऊपर याद रखना, नीली हरी शैवाल और जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, तो किसमें होगी? प्लांट पौधों में, पादप कोशिका में। तो श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग
या फिर पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 2,4-D क्या है? कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशी, खरपतवारनाशी। 2,4-D है खरपतवारनाशी, मतलब वेडिसाइड है ये। तो 2,4-D ऑक्सिन पादप हार्मोन्स है जिसका उपयोग किया जाता है खरपतवारनाशी के रूप में, वेडिसाइड के रूप में, और फसलों में किया जाता है। खरपतवार खेतों में फसलों के साथ साथ अनावश्यक रूप से उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए जो है फसलों से प्रतियोगिता करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप फसल की जो है अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती। वेट क्या है? खरपतवार मतलब है क्या? मान लो ये गेहूं का प्लांट उग रहा है, तो आपने जो भी खाद डाली, जो भी नमी थी, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट इसके प्लांट इंग्रेडिएंट जो भी डाले पौधों को पनपने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, अब छोटी छोटी घासें फूसें यहाँ उग जाती हैं, तो ये खाने लगती है ना उसको, ये बेचारा इसको मिल नहीं पाता प्लांट को, तो इसी को वेट बोलते हैं, मतलब, और इनको मारने वाले को बोलते हैं वेडिसाइड। तो पादप कोशिका जंतु से किस प्रकार भिन्न होती है? एक आसान सा प्रश्न हो रहा है। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से भिन्न होती है इसके कारण, कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, पढ़ा होगा बचपन में, जो जीवाणु कोशिका में जो है अनुपस्थित रहती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में जो है वो बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, और जो कि हरे पौधों में मुख्यतः जो है सेलुलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, और इसके अलावा हरे पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका भी जो है अभाव होता है। नंबर 14 पर आ जाइए। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किसका? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का, जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल का, किसका? वाटर का। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है वो जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके शरीर का भार लगभग 75% भाग जल होता है। उसके शरीर के भाग का लगभग 75% जो है वो जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65% एक वयस्क पुरुष के शरीर में 60 से 65%, जबकि जो है वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का 55 से 60% तक जल होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है, और जीव जंतुओं के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार जो है कोशिका द्रव्य हो गया, ऊतक द्रव्य हो गया, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र आदि का आधारभूत तरल क्या है? जल ही है। इसलिए जो भी पानी को बर्बाद करते हो मत करना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अस्थि और दांत निर्माण के लिए एक तो हमको कैल्शियम चाहिए, और चाहिए क्या? फॉस्फोरस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम। पोटेशियम से ये एलिमिनेट हो जाएगा, लोहे से ये, और सोडियम से ये, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो कैल्शियम एवं फॉस्फोरस जो है अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो 15 प्रश्न थे ये साइंस के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार। धन्यवाद।